नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोमनसी क्लासेज में। आज हम बात करेंगे खगोल की यानी एस्ट्रोनॉमी की रहस्यमय और रोमांचक दुनिया पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तारे कैसे बनते हैं और ब्लैक होल क्या होते हैं, इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और इसकी विस्तृत व्याख्या भी करेंगे। अतः आज की वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का रोचक और ज्ञानवर्धक प्रश्नों से। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। रॉबर्ट वेगनर ने, स्टीफन हॉकिंग ने, एडविन हबल ने और कोपरनिकस ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर ए हो जाएगा, रॉबर्ट वेगनर ने। यानी जो बिग बैंग थ्योरी थी इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या किसने किया, रॉबर्ट वेगनर ने। तो इसका उत्तर हमारा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसकी विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने कब किया था, 1927 में किया था, जिसे 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग की संज्ञा प्रदान की। यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था, लेकिन इसको बिग बैंग का नाम किसने दिया था, 1949 में फ्रेड होयल ने। बाद में 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदु मिले कि जो बिग बैंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1927 में किया था। फ्रेड होयल ने 1949 में इसको बिग बैंग नाम दिया और 1967 में इसकी जो विस्तृत व्याख्या है किसने प्रस्तुत किया, रॉबर्ट वेगनर ने। तो यहाँ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको व्याख्या मिल गई इसके बारे में। तो यहाँ से आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बिग बैंग सिद्धांत से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं बनेंगे। तो अगर आप इसकी इतनी डीप नॉलेज ले लेंगे तो कभी भी इस सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो टारगेट है 1000 लाइक का है। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक अवश्य कर दीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जहां भी हो सके इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि आज का हमारा जो टारगेट है वह पूरा हो जाए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसकी व्याख्या और देख लेते हैं हम लोग कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और थोड़ा सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक 4 सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 4 सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ये भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जॉर्ज लेमेंतेयर ने। स्फीत सिद्धांत का प्रतिपादन एलन गुथ। सतत सृष्टि सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बाडी ने। आंदोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेजा ने किया था। तो यह ब्रह्मांड उत्पत्ति ये 4 सिद्धांत हैं। चारों सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन हैं, आप इनको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है कोबे योजना संबंधित है। पहला ऑप्शन है इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण अभियान से। दूसरा रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल ग्रह अभियान से। तीसरा ऑप्शन है नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से। और चौथा ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संचार उपग्रह प्रक्षेपण से। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से। तो कोबे योजना से संबंधित नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से है। अब यहाँ पर आया है कोबे योजना। तो सबसे पहले हम लोग कोबे योजना के बारे में इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। कोबे क्या है, कोबे का सबसे पहला
पॉइंट ये हो जाता है। इसका कोबे का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। क्या है? कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर। नासा का एक उपग्रह मिशन था, यानी जो कोबे था यह नासा का एक उपग्रह मिशन था जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडी माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन करना था। ये इम्पॉर्टेंट है, जो बिग बैंग के बाद बचा हुआ अवशेष है। तो यहाँ से आपको कोबे के बारे में सारे फैक्ट पता चल गए। अब कोबे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया? यानी जो महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया? पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जियोग्राफिका, नेचुरल हिस्टोरिका और कॉस्मॉस। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इसमें हम बात करें पुस्तक के लेखकों की, तो जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है ये स्टीफन हॉकिंग की ही पुस्तक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो ऑप्शन होगा हमारा ए सही होगा, क्योंकि ए जियोग्राफिका, नेचुरल हिस्टोरिका और कॉस्मॉस ये अलग अलग लेखकों की पुस्तकें हैं। स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आया है कुछ पुस्तकें, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि कौन सी पुस्तकें किसकी हैं। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? स्ट्रेबो हैं। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी द एल्डर। कॉस्मॉस के लेखक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। जनरल ज्योग्राफी बर्नहार्डस वेरेनियस। किताब उल अश्कल अल बखाली। किताब उल अस्कल के लेखक हैं अल बलाखी। और एराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की और भूगोल शब्द गढ़ा। तो देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका। यहाँ तो ये हमने आपको दे दिया कि कुछ पुस्तकें और उनके लेखक भूगोल से संबंधित। अब एराटोस्थनीज हैं, पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की परिधि की गणना किसने किया था? एराटोस्थनीज ने। और भूगोल शब्द किसने दिया था? ये भी एराटोस्थनीज ने ही भूगोल शब्द दिया था। स्ट्रैबो की जियोग्राफिका, यानी जो स्ट्रैबो की जियोग्राफिका है, इसमें पूछा जाता है कि कुल कितने खंड हैं? तो इसमें कुल 17 खंड हैं। कितने खंड हैं? 17 खंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति, भूकंप की तीव्रता, उपग्रहों की परिक्रमण गति, तारों एवं गैलेक्सियों की गति। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तारों एवं गैलेक्सियों की गति। ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब डॉपलर प्रभाव क्या होता है, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो डॉपलर प्रभाव वह घटना है जिसमें किसी तरंग के स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पर जो डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव ऐसी घटना है जो प्रेक्षक और तरंग के स्रोत के सापेक्ष गति के कारण तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं ध्वनि तरंगें। अगर कोई ध्वनि तरंग है, उसके निकट आते समय ध्वनि की पिच ऊंची सुनाई देगी। जैसे ये ट्रेन है और आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मान लीजिए ट्रेन आपकी ओर आ रही, दूर है, यहाँ से सीटी बजा रही है, तो यहाँ आप हैं, ट्रेन यहाँ पर है, ठीक है, तो आपको सीटी धीरे सुनाई देगी। जैसे जैसे ट्रेन आपके नज़दीक आएगी तो आप देखेंगे कि उसका जो हॉर्न है आपको तेज़ सुनाई देगा। तो ये हो गया, निकट आते समय ध्वनि की पिच ऊंची सुनाई देती है और दूर जाते समय ध्वनि की पिच नीची। और यही ट्रेन अगर आपसे दूर चली जाएगी तो फिर आपको ये हॉर्न जो है कम सुनाई देगा। तो ये ध्वनि तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन के कारण होता है। इसी तरह से प्रकाश तरंगें, निकट आते समय प्रकाश नीला विस्थापित होता है,
जो उच्च आवृत्ति को दर्शाता है, और दूर जाते समय प्रकाश लाल विस्थापित होता है जो कम आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम होता है आप उसमें जानते हैं, इसमें 7 कलर होते हैं। यहाँ पे बिग ब्योर VIBGYOR ये 7 कलर होते हैं। यहाँ लिख देते हैं VIBGYOR बिग ब्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर जो रेड तरंग होता है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है लेकिन आवृत्ति कम होती है, और वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है लेकिन आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो जब कोई प्रकाश निकट आएगा तो ये नीले की तरफ विस्थापित हो जाएगा जो उच्च आवृत्ति को दर्शाएगा, और अगर आप दूर जाएंगे तो प्रकाश जो है लाल विस्थापित हो जाता है, यानी यहाँ पर इसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है लेकिन आवृत्ति कम होती है। तो ये इसका मतलब इसकी आवृत्ति कम हो रही है ये बता रहा है। तो समझ में आ गया होगा। और इस डॉपलर प्रभाव के जो खोजकर्ता हैं, डॉपलर प्रभाव के खोजकर्ता ऑस्ट्रेलियाई भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन डॉपलर थे, और इन्होंने 1842 में डॉपलर प्रभाव की खोज की थी। इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ ये उपयोग होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये उपयोग। खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए, आकाशगंगाओं की गति को मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में रक्त प्रवाह को मापने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, मौसम विज्ञान में हवा और बादलों की गति का पता लगाने के लिए डॉपलर वेदर रडार में इसका उपयोग किया जाता है, और नेविगेशन सिस्टम में रडार और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम में भी डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हमने डॉपलर प्रभाव के बारे में संपूर्ण फैक्ट आपको बता दिए। अब यहाँ से डॉपलर प्रभाव से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है। यानी किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी ही धुरी पर घूम रही है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कर, मतलब भास्कराचार्य। ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही बताया था कि जो पृथ्वी है वह गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं, आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं, वराहमिहिर के बारे में, ब्रह्मगुप्त, ताकि इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो यहाँ पर व्याख्या हम देख लेते हैं। आर्यभट्ट एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, इनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुरा यानी वर्तमान पटना में हुआ था। आर्यभट्ट कहाँ के थे, पटना बिहार के थे। ठीक है, इनका योगदान देख लेते हैं। इनका गणित में क्या योगदान है, गणित में इन्होंने पाई के मान को दशमलव के चौथे बिंदु तक सटीकता से निकाला। जो पाई होता है इसका मान कितना होता है, 22/7 या 3.1414। ठीक है, तो ये पाई का मान होता है। तो इन्होंने पाई का मान किसने बताया था, आर्यभट्ट ने ही बताया था। त्रिभुज और वृत्तों के क्षेत्रफल की गणना, यानी जो त्रिभुज होता है और जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए इन्होंने सूत्र दिया। स्थानीय मान प्रणाली और शून्य की अवधारणा को विकसित किया है। इन्होंने ही स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, शून्य की अवधारणा क्या होती है, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में आर्यभट्ट ने ही बताया था। त्रिकोणमिति और बीजगणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। त्रिकोणमिति और बीजगणित में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसमें इन्होंने साइन की तालिका बनाना भी शामिल है, यानी जो आप मैथ में पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब त्रिकोणमिति के टर्म हैं। तो उसमें जो साइन का तालिका है इसको आर्यभट्ट ने ही तैयार किया था।
खगोल विज्ञान में इनका क्या योगदान है? सौरमंडल को सूर्य केंद्रित मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने सौरमंडल में सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया। ग्रहणों की व्याख्या, वैज्ञानिक व्याख्या की कि जो ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, क्या कारण होता है, यह बताते हुए कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया के कारण होता है और सूर्य ग्रहण चंद्रमा के कारण होता है। इन्होंने बताया था कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण चंद्रमा की छाया के कारण सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी के घूर्णन और नक्षत्र काल की गणना इन्होंने आर्यभट्ट ने ही किया था। अब इनकी यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। आर्यभट्टी इनकी प्रमुख रचना है और आर्य सिद्धांत, दो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। आर्यभट्टी यह संस्कृत में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें गणित और खगोल विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है। आर्य सिद्धांत में खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। तो इनकी ये दो रचनाएं हैं, आर्यभट्टी और आर्य सिद्धांत। आप इनको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में अवश्य शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो ये आर्यभट्ट के बारे में हो गया। अब हम लोग वराहमिहिर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो वराहमिहिर थे एक भारतीय गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषी थे। ये उज्जैन में रहते थे। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता किसकी रचनाएं हैं? वराहमिहिर की हैं। इनकी सटीक भविष्यवाणी के कारण ही इन्हें वराह, यानी जो वराह है, नाम मिहिर है, वराह इनकी उपाधि है मिली, जिससे उनका नाम वराहमिहिर प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। ब्रह्मगुप्त के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मगुप्त 9वीं शताब्दी के एक भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। राजस्थान के भीनमाल में पैदा हुए थे, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के भीनमाल में। इन्होंने शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और ऋणात्मक संख्याओं के साथ संचालन के नियम विकसित किए। चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल, यानी जो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि अगर कोई वृत्त है उसमें कोई चतुर्भुज बना हुआ है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका प्रतिपादन इन्होंने ही किया, ब्रह्मगुप्त ने ही किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक। सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट इनकी ये ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को। भास्कराचार्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भास्कराचार्य एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा। ये सिद्धांत शिरोमणि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। किसकी है? भास्कराचार्य की है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोलाध्याय नामक 4 भाग शामिल हैं। इनका जन्म कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुआ था। कर्ण कौतूहल इनका एक खगोलीय गणित ग्रंथ है। इनकी एक पुस्तक कर्ण कौतूहल भी है जो खगोलीय गणित ग्रंथ है। तो ये इस प्रश्न का एकदम सटीक व्याख्या हो गई। अब इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय एकक और वर्गमील। तो यहाँ खगोलीय दूरी नापने की सबसे जो बड़ी इकाई है वो पारसेक है, अतः ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए खगोलीय मात्रक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, प्रकाश वर्ष और पारसेक जैसे मात्रकों का उपयोग किया जाता है। यानी खगोलीय दूरी को नापने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष और पारसेक जैसे मात्रकों का उपयोग करते हैं। खगोलीय मात्रक सौरमंडल के भीतर की दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो हमारा खगोलीय मात्रक होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, ये सौरमंडल के भीतर की दूरी नापने के लिए उपयोग किया जाता है। जबकि प्रकाश वर्ष और पारसेक तारों और आकाश गंगाओं की बीच की विशाल दूरियों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखिए, प्रकाश वर्ष और पारसेक तारों और आकाश गंगाओं के बीच की विशाल दूरियों को
मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी जो पारसेक है, पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है, उसके बाद प्रकाश वर्ष है, पहले सबसे बड़ी यूनिट पारसेक है, उसके बाद हमारा प्रकाश वर्ष है यानी लाइट ईयर है, और फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो आप इसको क्रम से याद भी रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डायनासोर था इसका विनाश किस कारण से हुआ। खगोलीय दुर्घटना के कारण, भयंकर महामारी से, समुद्री जल स्तर बढ़ने से, अन्य जीवों के संघर्ष से। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा खगोलीय दुर्घटना के कारण, अतः इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसके बारे में विस्तृत व्याख्या समझ लेते हैं कि जो डायनासोर का विनाश मुख्य रूप से आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले एक बड़े क्षुद्रग्रह की पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया था जिसके कारण उसका विनाश हुआ। भारत में दक्कन ट्रैप जैसे बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने भी जलवायु में बदलाव किया, जो डायनासोरों के विलुप्त होने में एक सहायक कारक हो सकते हैं। तो ये दोनों कारण आप याद रखिए, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण और जो क्षुद्रग्रह था उसका पृथ्वी से टकराने के कारण, ये दो मुख्य कारण डायनासोर के विनाश के हैं। तो यहाँ से आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। यानी जो ब्लैक होल है एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर, यानी इसमें से ब्लैक होल में से किसी प्रकार का कोई विकिरण बाहर नहीं जा पाता है। इस गुण का कारण क्या है? बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व और बहुत अल्प घनत्व। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व, यानी इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। उस अधिक घनत्व के कारण कोई भी विकिरण इससे बाहर नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पर आया है हमारा टर्म ब्लैक होल। तो ब्लैक होल आया है तो हम लोग ब्लैक होल के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं पाता। यानी वहां पर ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि यहाँ से कोई भी लाइट भी बाहर नहीं निकल पाती, इसीलिए एकदम पूरा ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक होल के बारे में कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ब्लैक होल अविश्वसनीय रूप से सघन होते हैं और उनके छोटे आयतन में बहुत अधिक द्रव्यमान होता है, जिससे उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत प्रबल हो जाता है। ब्लैक होल की एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज, ये चीज़ घटना क्षितिज आप याद रखिए। ये ब्लैक होल की एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है। यह एक ऐसी बिंदु है जिसके पास से कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी वहाँ से नहीं निकल पाता। यानी जो घटना क्षितिज एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ से कोई भी चीज़, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं निकल पाता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश भी ब्लैक होल से बच नहीं पाता, इसलिए उन्हें सीधे नहीं देखा जा सकता, वह अदृश्य होते हैं। ब्लैक होल का निर्माण बड़े तारों के ढहने और सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसने भविष्यवाणी की थी ब्लैक होल के बारे में? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कि सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने पहली बार भविष्यवाणी की थी कि पर्याप्त सघन द्रव्यमान एक ब्लैक होल का निर्माण करेगा। तो भविष्यवाणी ब्लैक होल के बारे में किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर ये पूरा ब्लैक होल की विस्तृत व्याख्या हो गई, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल का निर्माण होता है। देखिए अब यहाँ पर
ब्लैक होल का निर्माण होता है अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। देखिए आपने इसके पहले व्याख्या ब्लैक होल के बारे में पढ़ लिया, तो अब यहाँ से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आप सब कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से, दो तारों के आपस में टकराने से, उल्का पिंडों के आपस में टकराने से, चंद्रमा में ज्वालामुखी विस्फोट से। तो आपने पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पे बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं है। इसका आंसर ए हो जाएगा, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्योंकि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इसी कारण यहाँ से कोई प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, व्याख्या की जरूरत नहीं है, व्याख्या इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में कर दी गई है। और हमारा यह अंतिम क्वेश्चन है भौतिक, यहाँ पे भौतिक हो जाएगा, भौतिक विद न्यूट्रिनो को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं, यानी नथिंग के, न्यूट्रिनो को नथिंग के समान वस्तु मानते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अति सूक्ष्म कण है, ए अति सूक्ष्म, यहाँ पर के नहीं होगा, ए हो जाएगा। ये अति सूक्ष्म कण हैं और लगभग द्रव्यमान रहित हैं। ये अन्य पदार्थों से धीमी क्रिया करते हैं, न्यूट्रिनो धीमी क्रिया करता है। इनका आधार इलेक्ट्रॉन के, इनके भार का 0.005% है, जो लगभग नगण्य है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूट्रिनो के बारे में ये सभी कथन सही हैं। ठीक है, इसकी भी न्यूट्रिनो के बारे में हम लोग देख लेते हैं। न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो एक मौलिक उप परमाणविक कण है जो विद्युत रूप से तटस्थ होता है। इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है और प्रकृति में बहुत कम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी बहुत धीमी प्रक्रिया करते हैं। सूर्य जैसे तारों में होने वाली परमाणु संलयन अभिक्रियाओं और रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं के दौरान ये उत्पन्न होते हैं। ये कब उत्पन्न होते हैं न्यूट्रिनो? जो परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती है सूर्य में और रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं के दौरान। न्यूट्रिनो 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। तो ये इनके प्रकार आप जाने रहिए, 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, तो आज की हमारी यह क्लास रही। आप लोग हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं और इसको लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आज का हमारा लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का, तो आप लोग इस टारगेट को अवश्य पूरा करें। धन्यवाद, मिलते हैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ।